Hello everyone, this is Kalpesh Kapadia, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome in the lecture series of Concrete Technology. The subject offered by Gujarat Technological University in 5th semester of BE and having a subject code is 3150610. In this video series, student should learn about concrete technology. In last session, we have discussed about multiple choice question related to chapter number 4, hardened concrete, and that is the last session of that chapter. So now, in this session, we have started new chapter. Chapter number 5 is durability and permeability of concrete. So let us start this session with causes of deterioration in concrete. So first of all, what is deterioration? Deterioration means distress और डिस्ट्रेस मीन्स डैमेज, यानी कि जो आपका कंक्रीट है वो कई सारी ऐसी इफेक्ट है उसकी वजह से आपका कंक्रीट है वो डिटेरियोरेट होता है, यानी कि डिस्ट्रेस होता है, यानी कि डैमेज होता है. सो डिस्ट्रेस मीन्स डैमेज. कंक्रीट में सफ़र डिस्ट्रेस और डैमेज ड्यूरिंग इट्स लाइफ पीरियड ड्यू टू ए नंबर ऑफ रीजन्स. आपका कंक्रीट है वो कंक्रीट आपका जो डैमेज होता है ड्यूरिंग इट्स लाइफ पीरियड, सो देर आर मेनी रीजन्स बिकॉज ऑफ वेरिंग कंडीशन अंडर विच इट इज़ प्रोड्यूस्ड एट वेरियस लोकेशन. सो आप कंक्रीट है वो वेरियस लोकेशन में वेरियस कंडीशन में वेरिंग कंडीशन में वो प्रोड्यूस होता है. और द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट सफर्स ओकेशनली either during production or during service condition resulting in distress. So ये जो आपका कंक्रीट की जो क्वालिटी है वो कैसे सफ़र होती है या उसमें डिस्ट्रेस कैसे होता है, या तो उसका प्रोडक्शन जब आप कर रहे होते हो तब वो डिस्ट्रेस होने की कई संभावना रहती है, और कई बार उसकी सर्विस कंडीशन के ड्यूरिंग में वो कंक्रीट में डैमेज होता है. कॉजेज़ ऑफ डिस्ट्रेस ऑफ कंक्रीट. तो कई सारे कॉजेज़ दिए गए हैं कंक्रीट में जो डिस्ट्रेस होता है, कंक्रीट डैमेज होता है, उसके कई सारे कॉजेज़ दिए गए हैं. स्ट्रक्चरल कॉजेज़, स्ट्रक्चरल में जनरली एक्सटर्नली अप्लाइड लोड, एक्सटर्नली कोई लोड उस पर अप्लाई होता है कोई भी स्ट्रक्चरल पे, स्ट्रक्चरल एलिमेंट पे, तो उसकी वजह से कंक्रीट डिस्ट्रेस होता है. एनवायरमेंटल लोड, एनवायरमेंट की वजह से आपका कंक्रीट है, एनवायरनमेंट में तो कई सारी ऐसी इफ़ेक्ट है जो कंक्रीट पे लगती है. दैन एक्सीडेंट्स और सबसाइडेंस और एक्सेट्रा, ये सभी है स्ट्रक्चरल कॉजेज़. दैन एरर इन डिज़ाइन एंड डिटेलिंग. जब आप कंक्रीट की जब आपने डिज़ाइन की है तो वहाँ पे कोई एरर हो गई है, या उसको एग्जीक्यूट करने में जो डिज़ाइन आपने बनाई है उसको डिटेलिंग करने में कई बार एरर रहती है, तो उसकी वजह से कंक्रीट डिस्ट्रेस होता है. पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस ड्यू टू अनस्किल्ड लेबर. सो देर आर मेनी डिफेक्ट्स इन कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस लाइक इन मिक्सिंग, लाइक इन प्लेसिंग. तो कई सारी जगह पे अनस्किल्ड लेबर की वजह से आपका कंक्रीट है उसमें कई सारी डिफेक्ट रह जाती है, तो उसकी वजह से भी आपका कंक्रीट में डैमेज होने की संभावना रहती है. कंस्ट्रक्शन ओवरलोड्स होने की वजह से भी कंक्रीट में डिस्ट्रेस होता है. ड्राइंग श्रिंकेज, जैसे ही आपका कंक्रीट दिन ब दिन ड्राई होने लगता है तब उसमें माइनर क्रैक्स डेवलप होती है, श्रिंकेज क्रिएट होता है, तो उसकी वजह से भी आपका कंक्रीट है वो डैमेज होता है और डिस्ट्रेस होता है. कोई थर्मल स्ट्रेस कंक्रीट पे लगता है तो उसकी वजह से भी आपका कंक्रीट है वो डैमेज होता है.
कोई केमिकल रिएक्शन होता है कंक्रीट के इंटरनली और एक्सटर्नली, कोई भी केमिकल रिएक्शन की वजह से भी आपका कंक्रीट में डिस्ट्रेस होता है। देन वेदरिंग, वेदर की वजह से भी आपका कंक्रीट है वो डिस्ट्रेस होता है। और द लास्ट वन इज कोरोजन, कोरोजन होने की वजह से भी आपका कंक्रीट है वो डिस्ट्रेस होता है। ये सभी यहाँ पे कई सारे फैक्टर दिए गए हैं जिसकी वजह से कंक्रीट है वो डिस्ट्रेस होता है, वो हम थोड़ा डिटेल में बाद में देखेंगे। In addition to the distress in hardened concrete, the plastic concrete may also suffer damage due to, कई बार हार्डन कंक्रीट में डिस्ट्रेस होता है, उसके साथ साथ कई बार ऐसा ही होता है कि आपका प्लास्टिक कंक्रीट, आपने जब फ्रेश कंक्रीट बनाया है तो वहाँ पे भी डैमेज होने की संभावना रहती है। लाइक जब आपका कंक्रीट प्लास्टिक स्टेट में हो तो वहाँ पे प्लास्टिक श्रिंकेज क्रिएट होती है, तो उसकी वजह से डिस्ट्रेस होता है। सेटलमेंट क्रैकिंग होती है कंक्रीट में, जब आपका कंक्रीट सेट होता है तो वहाँ पे भी कंक्रीट कई बार दिखाई देती है। अर्ली रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क, टाइम से पहले आप फॉर्मवर्क को स्ट्रैपिंग कर लो, वहाँ से निकाल दो, वहाँ से रिमूव कर लो, तो भी आपका कंक्रीट है वो डैमेज होता है या डिस्ट्रेस होता है। इम्प्रॉपर डिज़ाइन ऑफ फॉर्मवर्क, आपने जो फॉर्मवर्क लगाया है कोई भी एलिमेंट्स के लिए, उसकी डिज़ाइन है वो इम्प्रॉपर है, प्रॉपरली आपने डिज़ाइन नहीं की है, तो वहाँ पे भी डिस्ट्रेस होता है कंक्रीट में। देन ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट is defined as its ability to resist weathering action, chemical attack, abrasion or any process of deterioration. That is, durable concrete will retain its original form, quality and serviceability when exposed to its environment. यानी कि पोर्टलैंड सीमेंट की ड्यूरेबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए ओनली फॉर वन वर्ड ही काफ़ी है, सो दैट इज एबिलिटी टू रेजिस्ट वेरियस एक्शन। वन सेंटेंस ही हम यूज़ करेंगे, एबिलिटी टू रेजिस्ट वेदरिंग एनी एक्शन। सो एनी एक्शन में केमिकल अटैक, एब्रेशन और कई सारी डिट्रियोरेशन की प्रोसेस होती है कंक्रीट में, और उसमें कोई केमिकल अटैक होता है, एसिड अटैक होता है, तो ये सभी है उसके ऊपर एक्शन लगती है तो उसके अगेंस्ट में उसको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। सो एबिलिटी टू रेजिस्ट वेदरिंग एक्शन, उसके ऊपर कोई वेदरिंग एक्शन आए तो उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस होना चाहिए, और कोई भी डिट्रियोरेशन की कोई भी प्रोसेस हो उसके अगेंस्ट में उसको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। सो दैट इज़ ड्यूरेबल कंक्रीट विल रिटेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, उसकी क्वालिटी और उसकी सर्विसेबिलिटी व्हेन एक्सपोज टू इट्स एनवायरनमेंट। वो हम एनवायरनमेंट में जब हम रखते हैं कोई भी एलिमेंट्स को, सो ये सभी के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस होना चाहिए। द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स on its resistance to deterioration and the environment in which it is placed. So ड्यूरेबिलिटी कंक्रीट की है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो कि डिटेरियोरेशन के अगेंस्ट में उसका रेजिस्टेंस, जो हम कंक्रीट को जहाँ पे प्लेस करते हैं कोई भी एनवायरनमेंट में, तो वहाँ पे उसका जो डिटेरियोरेशन होता है उसके अगेंस्ट में उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी। द रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट to weathering, chemical attack, abrasion and fire depends largely upon its quality and constituents material. So ये जो सारी कंक्रीट में कोई भी एक्शन लगता है, कोई भी वेदरिंग एक्शन या कोई केमिकल अटैक या कोई एब्रेशन और कोई भी उस पर डिफेक्ट आती है, तो जनरली ये उसकी जो कंक्रीट की क्वालिटी है और कंक्रीट में हमने जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स यूज़ की है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये सभी अटैक के अगेंस्ट में, ये सभी डिटेरियोरेशन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस कंक्रीट का कैसा होगा। सो then
So RCC is a composite structural material which has not proved to be durable due to large number of factors like. सो RCC है वो आपका कंपोजिट स्ट्रक्चरल मेंबर है, मटेरियल है, कई सारे मटेरियल से बना हुआ एक मेंबर है. सो उसकी ड्यूरेबिलिटी है, उसके अगेंस्ट में कई सारे फैक्टर है उस पर अफेक्ट करते हैं. सो इसलिए हम प्रॉपरली उसकी ड्यूरेबिलिटी है वो प्रूव नहीं कर सकते हैं. सो देखते हैं वेरिएशन इन प्रोडक्शन. कई बार प्रोडक्शन में वेरिएशन आता है. प्रॉपरली आप जो कंक्रीट कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर पे आप डालते हो तो जैसे आप कंक्रीट का प्रोडक्शन करते हो तो उसमें वेरिएशन आने की वजह से भी आपकी कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं होती है. लोडिंग कंडीशन इन सर्विस लाइफ. कई बार सर्विस लाइफ में डिज़ाइन से ज़्यादा जो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा उस पर लोडिंग रखने से या उस पर लोडिंग आने की वजह से वहाँ पे जनरली डिस्ट्रेस होता है कंक्रीट. और हमने वो लास्ट चैप्टर हार्डन कंक्रीट में देखा क्रीप. जनरली क्या होता है कि कई बार सस्टेन लोड है वो कंक्रीट के कोई मेंबर के ऊपर आने से वहाँ पे आपका कंक्रीट है उसमें डिफॉर्मेशन होता है, आपका कंक्रीट है वो डिस्ट्रेस या डैमेज होने लगता है. देन अटैक बाय एनवायरमेंटल फैक्टर. कई सारे एनवायरमेंटल फैक्टर है जो उसका अटैक होने की वजह से आपका कंक्रीट है उसकी ड्यूरेबिलिटी है वो मेंटेन नहीं होती है. देन फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूरेबिलिटी. सो मोस्ट फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूरेबिलिटी इज एनवायरमेंट लाइक वाटर, क्लोराइड, सल्फेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. These all factors which directly affect to concrete and occurs damage to the structure. So generally factor affecting durability में देखा जाए तो वाटर, क्लोराइड, सल्फेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. सो ये सभी है डायरेक्टली क्या होता है कंक्रीट के साथ डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं. देन अकर्स डैमेज टू द स्ट्रक्चर. और कंक्रीट है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको डैमेज करते हैं. फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूरेबिलिटी मोस्ट डिवाइड इनटू टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल फैक्टर. एक्सटर्नल फैक्टर में देखा जाए तो फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल. और जनरली फिजिकल में देखा जाए तो जनरली स्ट्रक्चरल लोडिंग, ओवरलोडिंग एंड इम्पैक्ट, देन साइक्लिंग लोडिंग, देन एक्सपोजर टू टेम्परेचर, कोई फायर हो रहा है और फ्रीजिंग थाविंग एक्शन वो बाद में हम सब देखेंगे. वॉल्यूम चेंजेस ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट्स, ह्यूमिडिटी ग्रेडियंट्स और डी-आइसिंग सॉल्ट्स. और कई बार एब्रेशन होता है, इरोजन होता है और कैविटेशन. ये सभी फिजिकल फैक्टर है तो उसकी वजह से हमारा कंक्रीट है उसकी ड्यूरेबिलिटी है वो कम रहती है और हमारा कंक्रीट है वो डिट्रियोरेट होता है और डैमेज होता है. एनवायरमेंटल सच एज एक्सट्रीम टेम्परेचर. ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से भी हमारा कंक्रीट है वो डिफेक्ट होने लगता है उसमें. अटैक बाय नेचुरल और इंडस्ट्रियल लिक्विड एंड गैसेस. कई बार नेचुरल और इंडस्ट्रियल लिक्विड्स या गैसेस की वजह से भी कंक्रीट पे अटैक होता है तो उसकी वजह से भी ड्यूरेबिलिटी कम होती है. और इंटरनल फैक्टर में देखते हैं परमिएबिलिटी ऑफ कंक्रीट, यानी कि आपका कंक्रीट जितना परमिएबल है उसमें जितने भी वॉइड्स रहते हैं प्रॉपरली कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस और प्रॉपरली जो गुड क्वालिटी वाला कंक्रीट हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें कई बार डिफेक्ट रह जाती है तो उसकी वजह से हमारा कंक्रीट जो है वो उसमें वॉइड रह जाता है. तो उसकी वजह से वो कंक्रीट है वो परमिएबल हो जाता है और वहाँ से कोई भी वाटर या उसके साथ कोई भी केमिकल है उसमें एंटर हो सकता है और उसकी वजह से जो आपका रेनफोर्समेंट है वो भी डैमेज होने लगता है और आपका जो कंक्रीट वाला पोर्शन है वो भी डैमेज होने लगता है. देन अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन. सो ये भी बाद में हम देखेंगे डिटेल में कि अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन कैसे होता है. सीमेंट की अल्कलीज और एग्रीगेट में जो सिलिकाज रहती है कई बार उसकी वजह से रिएक्शन होता है और अल्कली सिलिकेट जेल बनता है तो उसकी वजह से भी हमारा कंक्रीट है वो उसमें डिट्रियोरेशन होता है. देन वॉल्यूम चेंजेस. कई बार वॉल्यूम चेंजेस होता है ड्राइंग श्रिंकेज होने के बाद जो कंक्रीट का जो वॉल्यूम चेंज होने की वजह से ड्राइंग श्रिंकेज होता है. सो ये सभी इंटरनल फैक्टर थे.
देन रिक्वायरमेंट फॉर ड्यूरेबिलिटी, और ड्यूरेबिलिटी के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट ज़रूरी है देखते हैं। वी शैल डिस्कस द रिक्वायरमेंट फॉर ड्यूरेबिलिटी एज अंडर। एक्सपोजर कंडीशन में देखा जाए तो फ्रीजिंग एंड थॉविंग, एक्सपोजर टू सल्फेट अटैक, एसिड अटैक, सी वाटर अटैक, एब्रेशन एंड इरोजन, देन कार्बोनेशन एंड फायर रेजिस्टेंस। तो ये सभी एक्सपोजर कंडीशन में कई बार ये सब अटैक होने की संभावना रहती है। अलग अलग जगह पे, अलग अलग कंट्री पे एक्सपोजर कंडीशन है वो डिफरेंट रहती है, और वहाँ पे कई बार माइल्ड एनवायरनमेंट रहता है, मॉडरेट या सीवर, वेरी सीवर और एक्सट्रीम। सो सभी एनवायरनमेंट में एक्सपोजर कंडीशन है वो डिफरेंट रहती है, और उसकी वजह से कंक्रीट में कई सारी डिफेक्ट है वो आती है। तो ये सभी का रीज़न है मेन ये सब अटैक्स, तो उसकी वजह से आपका कंक्रीट है वो डिटीरियोरेट होता है। देन रिक्वायरमेंट ऑफ कंक्रीट कवर, कंक्रीट को प्रॉपरली कंक्रीट कवर की रिक्वायरमेंट रहती है। जनरली वहाँ पे आपका जो कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर है, वहाँ पे आप कोई भी कंक्रीट को कास्ट कर रहे हो तो वहाँ पे कंक्रीट कवर रखना चाहिए। शेप एंड साइज ऑफ द मेंबर, देन टाइप्स एंड क्वालिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूट मटेरियल, जो भी आप मटेरियल यूज़ करते हो उसकी क्वालिटी है वो प्रॉपरली होनी चाहिए। उसमें जनरली कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शन, कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन कैसी है, डिज़ाइन जो डिज़ाइन आपने सिलेक्ट की है और वैसी डिज़ाइन में आपका कंक्रीट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट है वो कितना यूज़ करते हो आप वहाँ पे, क्लोराइड कंक्रीट में है या नहीं अवेलेबल, सल्फेट है या नहीं, अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन हो रहा है या नहीं, या होने वाला है या नहीं। सो ये सभी पहले आपको, सपोज कि अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन है तो वहाँ पे सबसे पहले आपको एग्रीगेट का टेस्ट कर लेना चाहिए कि ये इनर्ट मटेरियल है, उसमें कोई भी केमिकल है या नहीं। और जनरली कॉम्पैक्शन, फिनिशिंग एंड क्यूरिंग, वो सब पॉइंट के ऊपर भी आपका कंक्रीट है उसकी ड्यूरेबिलिटी है वो डिपेंड करती है कि सभी कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल आप प्रॉपर लाए हो और मिक्सिंग भी प्रॉपर किया है, बाद में कॉम्पैक्शन कैसे कर रहे हो, उसका फिनिशिंग और सब लास्ट में क्यूरिंग कैसे कर रहे हो। ये सभी एक गुड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, यानी कि प्रॉपर ड्यूरेबिलिटी वाला कंक्रीट को आप एनवायरनमेंट में एक्सपोज करना है, बाहर लाना है, तो ये सभी जो स्टेप है वो प्रॉपरली फॉलो करना रहता है। देन फर्स्ट वन जो डिफेक्ट हम देखने वाले हैं वो है फ्रीजिंग एंड थॉविंग। सो फ्रीजिंग एंड थॉविंग में जनरली क्या होता है देखते हैं। फ्रीजिंग एंड थॉविंग में रेजिस्टेंस टू वेदरिंग इज एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन इन सीवर क्लाइमेटिक कंडीशन। अब सीवर क्लाइमेटिक कंडीशन किसको बोलते हैं, जहाँ पे वहाँ पे एक्सपोजर कंडीशन कैसी होती है, कंक्रीट सरफेस इज एक्सपोज टू सीवर रेन, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग और ओकेशनली फ्रीजिंग और वाइल वेट और सीवर कंडेंसेशन। और कोई भी कंक्रीट है आपका वो कम्प्लीटली इमर्ज इन सी वाटर, कई बार कंक्रीट है आपका सी वाटर में डूबा रहता है, और कंक्रीट एक्सपोज टू कोस्टल एरिया, कोस्टल एनवायरनमेंट के वहाँ पे आपका कंक्रीट है वो एक्सपोज हो रहता है, उसको हम बोलते हैं सीवर क्लाइमेटिक कंडीशन और सीवर एक्सप्लोजर कंडीशन। तो वहाँ पे जनरली क्या होता है तो कि रेजिस्टेंस टू वेदरिंग इज एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन इन सीवर क्लाइमेटिक कंडीशन। जनरली जहाँ पे कोल्ड कंट्री है वहाँ पे, और ये सीवर क्लाइमेटिक जहाँ पे है वहाँ पे वेदरिंग के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस देना है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है कंक्रीट की। सो द लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट ड्यू टू फ्रीजिंग एंड थॉविंग ऑफ फ्रॉस्ट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट इन इंडियन कंडीशंस, बट इट इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन कोल्ड कंट्रीज। तो यहाँ पे ये जो फ्रीजिंग और थॉविंग वाली जो प्रोसेस होती है कंक्रीट के अंदर, तो वो ड्यूरेबिलिटी कंक्रीट की है उसको बहुत कम करती है, और जनरली ये हमारे इंडियन कंडीशन में फ्रीजिंग और थॉविंग का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बट जहाँ पे कोल्ड कंट्रीज है वहाँ पे ये डिफेक्ट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है। सो उसमें जनरली एज द टेम्परेचर ऑफ सेचुरेटेड हार्डन कंक्रीट इज लोअर्ड and the water held in the capillary porous in cement paste,
freezes in a manner similarly to the freezing in the capillaries in rock and expansion of the concrete takes place. तो जनरली क्या होता है कि आपका जो कंक्रीट है, हार्डन कंक्रीट, उसमें जनरली कोल्ड कंट्रीज़ में टेम्परेचर है वो लोअर रहता है, और कई बार क्या होता है कि आपका कंक्रीट में कोई भी कैपिलरी पोरस है, आपका कंक्रीट में कोई भी वॉइड्स है, तो वॉइड्स में जनरली क्या रहता है, वहाँ पे वाटर है वो वहाँ पे हेल्ड रहता है, वाटर वहाँ पे रहता है वो पोरस में, और जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है तो वो जो वाटर है वो फ्रीज होने लगता है. सो सिमिलरली क्या होता है कि कोई भी रॉक है, रॉक के बीच में कोई भी क्रैक हो और वहाँ पे वाटर जब एंटर होता है और फ्रीज होता है, तो वाटर फ्रीज होने के बाद दोनों साइड वो स्ट्रेस लगाता है, तो उसकी वजह से वो क्रैक से वो बड़ी होने लगती है टाइम टू टाइम. सो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो कंक्रीट है वो एक्सपांड होने लगता है, कंक्रीट में एक्सपांशन होने लगता है और डिट्रियोरेशन, उसके बाद डैमेज होने लगता है आपका कंक्रीट. सो देखते हैं सबसे पहले ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो है वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो क्रैक है उसमें, और क्रैक हम हमारी भाषा में बोलते हैं कि कंक्रीट में पोरस है और या कोई वॉइड्स है, तो उसमें वाटर है वो रहता है. उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है तो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट होता है और दोनों साइड वो प्रेशर लगाता है, और उसकी वजह से क्या होता है देखते हैं. जो सेकंड पिक्चर दिया गया है, फ्रॉस्ट वेजिंग. सबसे पहले क्या था, वाटर फिल क्रैक थी, फ्रीज हुई और आइस बन गया उसमें, और क्या हुआ, ब्रेक्स द रॉक. तो कंक्रीट में भी यही होता है. निचली वाली पिक्चर है उसमें भी आपको दिखाई दे रहा है माइनर क्रैक्स इन रॉक, एंड आफ्टर सम टाइम द वाटर इज एंटर थ्रू this crack, and then when the temperature is going down and the water convert into ice, and then the rock is expand. So ये प्रोसेस होती है जनरली फ्रीजिंग एंड थॉविंग में. If subsequent thawing is followed by refreezing, so further expansion of concrete takes place. So ये जनरली सब्सिक्वेंटली ये प्रोसेस है वो कई बार होने की वजह से क्या होता है, कंक्रीट है आपका वो एक्सपांसन हो जाता है, उसमें एक्सपांसन हो जाता है. हेंस इफ कंक्रीट मास इज सब्जेक्टेड टू अल्टरनेटिंग साइकिल ऑफ फ्रीजिंग एंड थॉविंग. ये साइकिल है वो अल्टरनेट कंटिन्यूसली उस पर लगी रहे, यानी कि फ्रीजिंग होता है, उसके बाद थॉविंग यानी फ्रीज में से वाटर में कन्वर्ट होना. सो ये अल्टरनेटिव साइकिल चलने की वजह से इट हैज़ डिट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. सो आपकी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है उसके ऊपर एक डेट्रीमेंटल इफेक्ट होती है, यानी कि खराब असर हम बोलते हैं जिसको, उसके ऊपर एक डैमेज होने लगता है. हेंस while concreting in cold weather the temperature of fresh concrete should be maintained above 0. सो जनरली आप जहाँ पे कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग कर रहे हो तो वहाँ पे फ्रेश कंक्रीट का जो टेम्परेचर है उसको 0 के अबव मेंटेन करना चाहिए. Then preventive measures, so use lowest practical water cement ratio, lowest यूज़ करना चाहिए. Adequate air entrainment, यूज़ ऑफ ड्यूरेबल नॉन पोरस एग्रीगेट और नॉन पोरस एग्रीगेट यूज़ करना चाहिए. एडिक्वेट क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट प्रायर टू एक्सपोजर टू फ्रीजिंग एंड थॉविंग. प्रॉपरली क्यूरिंग की प्रोसेस है वो प्रॉपरली होनी चाहिए वहाँ पे. देन प्रोवाइडिंग प्रॉपर ड्रेनेज रादर देन फ्लैट सरफेस नहीं रख के वहाँ पे प्रॉपरली एक ड्रेनेज प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि वाटर है वो वहाँ पे स्टोर ना हो इसलिए. देन सी वाटर अटैक. सी वाटर कंटेन्स सल्फेट्स एंड हैंस अटैक कंक्रीट इन ए मैनर सिमिलर टू द सल्फेट अटैक. सो वाटर में सी वाटर है उसमें सल्फेट रहता है, तो उसकी वजह से जनरली सल्फेट अटैक है वो कंक्रीट पे होता है. सी वाटर कंटेंट 3.5% ऑफ सॉल्ट बाय वेट. इट्स pH वैल्यू वेरियस बिटवीन 7.5 to 8.4. इन सी वाटर ऑल्सो कंटेंट सम अमाउंट ऑफ CO2. सो सी वाटर है वो उसके वेट का 3.5% है वो सॉल्ट कंटेन करता है,
और उसकी pH वैल्यू है वो 7.5 से लेके 8.4 के बीच में रहती है। और सी वाटर है वो सम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी कंटेन करता है। So in addition to the chemical action, crystallization of salts in pores of the concrete may result in its disruption owing to the pressure exerted by the salt crystal. So कई बार क्या होता है कंक्रीट में केमिकल एक्शन होने की वजह से जो सॉल्ट का जो क्रिस्टल है वो पोरस में वो कंक्रीट पोरस में वाटर सी वाटर जाने की वजह से सॉल्ट का जो क्रिस्टलाइजेशन है वो कंक्रीट को डिस्टर्ब करता है और उस पर प्रेशर एक्सर्ट करता है जो सॉल्ट का क्रिस्टल है वो। And so concrete subjected to alternating wetting and drying is severely attacked and this affect the durability of concrete. So generally क्या होता है कि वाटर एंटर होता है और बाद में वाटर वो ड्राई होके सॉल्ट में कन्वर्ट होता है। सो अटैक होता है, बाद में दूसरी बार वाटर एंटर होता है और वो जो वाटर है ड्राई होने की वजह से फिर से उसका सॉल्ट में कन्वर्ट होता है। ये जनरली अल्टरनेटिंग वेटिंग एंड ड्राइंग होने की वजह से सेवरली अटैक होने की वजह से कंक्रीट की जो ड्यूरेबिलिटी है वो उस पर अफेक्ट करती है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द डिटेरियोरेशन ऑफ कंक्रीट इन सी वाटर इज ऑफन नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सपांसन एज फाउंड इन कंक्रीट एक्सपोज टू सल्फेट अटैक। सो ये जो कंक्रीट का जनरली सी वाटर में डिटेरियोरेशन होता है उसकी वजह से उसका जनरली मेन रीज़न है कि एक्सपांसन होने की वजह से नहीं, लेकिन जो सल्फेट अटैक उस पर लगता है उसकी वजह से वो एक्सपोज होता है। अटैक ऑफ सी वाटर कॉजेज इरोजन और लॉस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंक्रीट। सी वाटर अटैक होने की वजह से इरोजन होता है और जो कंक्रीट का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है डिफरेंट जो मटेरियल है वो लॉस होने लगता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कॉलम्स दिखाई दे रहा है और सबसे पहला पिक्चर है उसमें कोई कंक्रीट का डेक है, वहाँ पे जनरली ये प्रॉब्लम हुआ है। देन यहाँ पे आप कॉलम देख रहे हो या पियर्स कोई भी ब्रिज, तो वहाँ पे भी ये डिफेक्ट हुई है, यहाँ पे भी आपको दिखाई देता है। सो ये थी सल्फेट अटैक्स होने की वजह से जो कंक्रीट में डिफेक्ट होता है, कंक्रीट जो डिटेरियोरेट होता है उसकी ये पिक्चर्स है। देन स्टेप टू इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इन सी वाटर। सो सी वाटर में जनरली ड्यूरेबिलिटी कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से स्टेप है वो ध्यान में रखने चाहिए। सो कंक्रीट इन सी वाटर or exposed directly along the sea coast shall be at least M20 grade in case of plain concrete and M30 in case of reinforced concrete. So जनरली क्या होता है कि सी वाटर में जनरली आप कोई भी जगह पे कंक्रीट कर रहे हो और डायरेक्टली कंक्रीट है वो एक्सपोज हो रहा है अलोंग सी कोस्ट के नियर अबाउट में आप डायरेक्टली एक्सपोज कर रहे हो कंक्रीट में, तो वहाँ पे जनरली प्लेन कंक्रीटिंग आप जहाँ पे भी कर रहे हो वहाँ पे M20 ग्रेड रखना चाहिए और जहाँ पे भी आप रेनफोर्स कंक्रीटिंग कर रहे हो तो वहाँ पे M30 ग्रेड है वो रखना चाहिए। सीमेंट विथ लो C3A कंटेंट शुड बी यूज। जनरली वहाँ पे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट कंटेंट है वो लो होना चाहिए। द यूज ऑफ पोजोलोनिक सीमेंट और स्लैग सीमेंट इज एडवांटेजियस अंडर सच कंडीशन। ऐसी कंडीशन में जनरली पोजोलोनिक मटेरियल को यूज़ करना चाहिए सीमेंट के साथ। स्लैग, ब्रोकन ब्रिक, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और अदर पोरस और वीक एग्रीगेट सेल नॉट बी यूज। ये सभी जो पोरस जितना भी मटेरियल्स है, स्लैग्स है, ब्रोकन ब्रिक है, लाइमस्टोन जो पोरस होता है वो सैंडस्टोन और अदर पोरस और वीक एग्रीगेट है वहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए। सफिशिएंट कवर टू रेनफोर्समेंट प्रिफरेबली 75 mm सेल बी प्रोवाइडेड। कोई भी जगह पे हमका कंक्रीटिंग जहाँ पे भी आप कर रहे हो तो वहाँ पे सफिशिएंटली कंक्रीट कवर रेनफोर्समेंट के नीचे कवर प्रोवाइड करना चाहिए और जनरली 75 mm का प्रोवाइड करना चाहिए। नो कंस्ट्रक्शन जॉइंट सेल बी अलाउड विद इन 600 mm ऑफ द अपर एंड द लोअर प्लेसेस ऑफ वेव एक्शन। सो कंस्ट्रक्शन जॉइंट है और जनरली अलाउ विद इन 600 mm। कोई भी अपर प्लेस हो वेव एक्शन की और लोअर प्लेस हो वेव एक्शन की तो वहाँ पे
जनरली 600 तक कोई भी कंस्ट्रक्शन जॉइंट नहीं होना चाहिए. So now these are the list of references, concrete technology by MS Sethi, ML Gambhir and अतुल प्रकाशन. ये कोई भी रेफरेंस बुक आप परचेज कर सकते हो for better understanding and for examination. And now I am concluding my session. If you have any query and want additional information, so feel free and keep message in comment box. Thank you very much.